Assalamualaikum students, I welcome you to the video lectures. This video lecture is for class 8 and subject history. Today we are going to take a new chapter, that is civilizing the native, educating the nation. This is chapter 6 of history. In the previous chapters we studied about the impact of colonial rule on the Rajas and Nawabs of India. Also we discussed about the policies which affected the Indian peasants and the tribals of India. In this chapter we are going to deal with a new thing, that is about education. हम इस चैप्टर में देखेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज का या इस कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट रहता है इंडिया के स्टूडेंट्स पे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट या इसकी क्या इम्प्लीकेशंस रहती है स्टूडेंट्स के लिए, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से हम पढ़ेंगे अबाउट एजुकेशन, एजुकेशनल डेवलपमेंट जो कॉलोनियल रूल के अंडर इंडिया में होती है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही है सिविलाइजिंग द नेटिव, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, एंड एजुकेटिंग द नेशन। चैप्टर का टाइटल हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि ब्रिटिश जो थे इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडिया में कॉन्क्वेस्ट किया, इंडिया पे रूल करना शुरू किया। उन्होंने ये क्लेम किया कि हमारा मकसद इंडिया में सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम इंडिया पे हमले करेंगे और इंडिया पे रूल करेंगे। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि हमारा एक मॉरल मिशन है, मॉरल मिशन। वो मॉरल मिशन क्या था? अकॉर्डिंग टू देम इट वाज टू सिविलाइज द नेटिव्स। अकॉर्डिंग टू द कॉलोनाइजर्स उनका एक मॉरल मिशन था, एक कल्चरल मिशन था इंडियंस को या नेटिव्स को सिविलाइज करना। तो अगर इन अदर वर्ड्स हम देखें, अकॉर्डिंग टू देम इंडियंस जो थे वो सिविलाइज्ड नहीं थे, और उनका मिशन जो था इट वाज टू मेक इंडियंस गुड सब्जेक्ट्स, इंडियंस को गुड सब्जेक्ट्स, गुड सिटीजन्स, कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड सिटीजन्स उनका मकसद था हम इंडियंस को बनाएंगे। अब इंडियंस को कैसे गुड सब्जेक्ट्स और गुड सिटीजन्स बनाएंगे, ये एक डिबेट चलता रहा। कैसे हम इनको सिविलाइज करेंगे, कौन सी इनको एजुकेशन देंगे, इस पे काफी टाइम तक डिबेट चलता रहा, फॉर मोर देन 2 or 3 डेकेड्स। अब इंडिया में इनको सिविलाइज करना था, नेटिव्स को, इंडियंस को सिविलाइज करने के लिए, कल्चर बनाने के लिए जो इनके लिए अब ऑप्शन अवेलेबल था, दैट वाज एजुकेशन। अब इंडियंस को एजुकेशन देनी है, लेकिन इसमें डिबेट चलता जाता है कि इंडियंस को अगर हम एजुकेशन दें तो कौन सी एजुकेशन दें, वेदर इंडिया को हम इंडिया की ही एजुकेशन दें, इंडियन टेक्स्ट्स जो संस्कृत है, पर्शियन है, अरेबिक है, जो यहाँ की एंशिएंट टेक्स्ट्स है या जो सब्जेक्ट्स लोग जानते हैं, क्या इनको ये एजुकेशन दें या इनको यूरोपियन एजुकेशन दें। इसका मतलब है कि डिबेट चलता है। कुछ ऑप्शंस, कुछ ब्रिटिश ऑप्शंस कहते हैं इनको इंडियन एजुकेशन देंगे, इनको ओरिएंटल एजुकेशन देंगे, और कुछ कहते थे कि इनको हम यूरोपियन एजुकेशन देंगे। यह मसला फ्रंट पे तब आता है जब ब्रिटिश पार्लियामेंट यहां ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एक्ट भेजता है, इसको हम चार्टर एक्ट कहते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया पे रूल कर रही होती है उसको कहा जाता है कि यू हैव टू स्पेंड अ सम ऑफ 1 लाख रुपीस फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है कि आपको इंडियंस की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीस पर ईयर स्पेंड करना है। अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स इस बात पे मुत्तफिक नहीं होती है, उनके पास कोई एक ही राय नहीं होती है कि इंडिया को अगर हम एजुकेशन दें तो कौन सी एजुकेशन दें। इसमें एक डिबेट बनता है, 2 तरह के लोग आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इनको ओरिएंटल एजुकेशन देंगे, और ऐसे लोग जो कहते हैं ओरिएंटल एजुकेशन देंगे उनको ओरिएंटलिस्ट्स कहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे थे जो कहते थे इनको हम इंग्लिश एजुकेशन देंगे, यूरोपियन एजुकेशन देंगे, उनको हम एंग्लिसिस्ट्स कहते हैं। अब एक कंट्रोवर्सी डेवलप होती है, एक डिबेट डेवलप होता है, इस कंट्रोवर्सी को हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। अब ओरिएंटलिस्ट्स कहते थे हम इंडिया को ओरिएंटल लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस और इंडियन कल्चर और इंडियन एजुकेशन देंगे, एंग्लिसिस्ट्स कहते थे हम इनको मॉडर्न, साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन देंगे। तो आज हम इस वीडियो में ओरिएंटलिस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।
ओरिएंटलिस्ट्स। ओरिएंटलिस्ट्स क्या है ये समझाने के लिए मैं आपको बोलता हूं कि ओरिएंट का मतलब है ईस्ट और ऑक्सीडेंट का मतलब है वेस्ट। अब ओरिएंट वर्ड जब यूज होता है इसका मतलब है ईस्ट। ईस्ट मींस एशियन कंट्रीज, इंडिया, चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज के लिए यूरोपियंस ने जो वर्ड यूज किया था इट वाज ओरिएंट। अब ओरिएंटलिस्ट्स कौन थे? ओरिएंटलिस्ट्स वो लोग थे, वो यूरोपियंस थे जिन्होंने इंडियन कल्चर को स्टडी किया, इंडियन लैंग्वेजेस को स्टडी किया, इस पे रिसर्च किया और इस पे ओपिनियंस दिए। उनको हम ओरिएंटलिस्ट्स कहते हैं। जो इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन लीगल टेक्स्ट्स को पढ़ते थे, उन पे जिनको नॉलेज थी, होल्ड था, उनको हम ओरिएंटलिस्ट्स कहते हैं। इंडिया में ओरिएंटलिस्ट्स में से 3 पर्सन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट में विलियम जोनस है। विलियम जोनस 1783 में अपॉइंट किया गया एज ए जूनियर जज टू द सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में उस टाइम सुप्रीम कोर्ट था। इस विलियम जोनस को 1783 में एज ए जूनियर जज अपॉइंट किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉइंट करती है। विलियम जोनस जूनियर जज होने के साथ साथ वो एक लिंग्विस्ट भी था। लिंग्विस्ट एक ऐसा बंदा होता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है। विलियम जोनस ने ऑक्सफोर्ड से ग्रीक और लैटिन पढ़ा था। इसके अलावा फ्रेंच और इंग्लिश उसको आती थी। इंडिया में आके उसने पर्शियन, अरबिक और संस्कृत पढ़ी। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड लिंग्विस्ट था। अब इंडिया में आके विलियम जोनस ने क्या किया? इसे इंडियन लीगल टेक्स्ट्स, इंडियन कल्चर और इंडियन एंशिएंट बुक्स को पढ़ा, इंडियन कल्चर को पढ़ा। अब इसने एक डेवलप किया, इसके दिल में डीप रिस्पेक्ट था फॉर इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज फॉर यूरोपियन पास्ट के लिए, यूरोपियन एंशिएंट कल्चर के लिए विलियम जोनस के दिल में एक रिस्पेक्ट था। इसने देखा बंगाल में और भी कुछ 2 शख्स थे जिनकी व्यूज, जिनकी ओपिनियंस विलियम जोनस के साथ मिलते थे। उसमें एक है कोलब्रुक, दूसरा है हॉलहेड, नेथनियल हॉलहेड। कोलब्रुक और नेथनियल हॉलहेड के ओपिनियंस भी विलियम जोनस से मिलते थे। ये सब लोग जो थे ये इंडियन एंशिएंट कल्चर और एंशिएंट सिविलाइजेशन को रेस्पेक्ट करते थे एज वेल एज यूरोपियन एंशिएंट सिविलाइजेशन को रेस्पेक्ट करते थे। अब इन्होंने क्या किया? ये सारे लोग जो थे इन्होंने ये ओपिनियंस डेवलप किए कि इंडिया जो है इसने एंशिएंट पीरियड में एक ग्लोरियस सिविलाइजेशन बनाई थी, या इंडिया का एक एंशिएंट ग्लोरियस पास्ट था और वो ग्लोरियस पास्ट सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस विलियम जोनस एंड कोलब्रुक, उनका कहना था कि इंडिया का एंशिएंट में एक ग्लोरियस पास्ट था और सब्सिक्वेंटली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्लोरियस पास्ट डिक्लाइन हो गया। अब अगर हम फिर से इंडियन टेक्स्ट्स, उन टेक्स्ट्स को पढ़ेंगे जो ग्लोरियस पास्ट में लिखी गई थी, बनाई गई थी, अगर हम उनको फिर से पढ़ें, उनको अंडरस्टैंड करें, मॉडर्न एंगल से उनको पढ़ेंगे तो हम समझ सकेंगे, उस ग्लोरियस पास्ट को समझ सकेंगे। और अगर इंडियंस को वो एजुकेशन दें जो उनकी एंशिएंट टेक्स्ट्स में है तो इससे वो अपने आप को फिर से, अपने आप में वो ग्लोरी फिर से हासिल कर सकते हैं। एक तो हमारा ये प्लस पॉइंट आएगा अकॉर्डिंग टू देम, और ये इनको अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा कि इंडिया का कल्चर क्या है और इनको कैसे इफेक्टिवली रूल करना है, ये इसमें इनको हेल्प करेगा। अब जो ओरिएंटलिस्ट्स थे वो क्या कहते थे? हमें इंडियंस को क्या वो लैंग्वेज सिखानी है, हमें इंडिया को वो नॉलेज देनी है जिसके बारे में उनको ऑलरेडी थोड़ी बहुत फैमिलियरिटी है। इंडियंस हैव टू बी टॉट द सब्जेक्ट्स अबाउट व्हिच दे आर फैमिलियर, ऑलरेडी फैमिलियर। जो इंडियंस जिस लैंग्वेज को, जिस कल्चर को या जिस नॉलेज को रिस्पेक्ट करते हैं, जिस नॉलेज को वैल्यू देते हैं, जो उनकी अपनी रिलीजियस नॉलेज है, जिसको ये होली मानते हैं, अगर हम उसी नॉलेज को लोगों में इंपार्ट करेंगे, अगर वही नॉलेज हम लोगों को देंगे तो हम एक जगह हासिल कर सकते हैं उनके दिलों में। ये मानना था ओरिएंटलिस्ट्स का। इसी के लिए उन्होंने ओरिएंट कल्चर को स्टडी करने के लिए विलियम जोनस ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप की थी। 1784 में विलियम जोनस ने इन दोनों बंदों के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप की 1784 में। अब इस सोसाइटी में क्या करते थे? ये इंडियन टेक्स्ट्स को पढ़ते थे, इंडियन जो नॉलेज थी उसको पढ़ते थे, उसको ट्रांसलेट करते थे, उसको इंटरप्रेट करते थे और अपने ओपिनियंस डेवलप करते थे। जो रिसर्च यहाँ से हासिल करते थे, जो इनको नॉलेज वहां से मिलती थी, इसको पब्लिश करते थे एक जर्नल में जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। एशियाटिक रिसर्चेस में
ये अपनी नॉलेज या ये अपने ओपिनियंस फिर पब्लिश करते थे। अब इन ओरिएंटलिस्ट्स का आपको याद रखना है, इनका मानना था कि इंडिया को हम वो नॉलेज देंगे जिसके बारे में वो ऑलरेडी फैमिलियर है, इंडिया को हम वो नॉलेज देंगे जिसको ये रेस्पेक्ट देते हैं, इससे हमें भी हेल्प होगी और इंडिया भी अपनी वो ग्लोरियस पास्ट हासिल कर लेगा। इसी के रिलेटेड हम देखते हैं 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा सेटअप किया जाता है एट कलकत्ता में एक मदरसा सेटअप किया जाता है 1781 में। इस मदरसा को सेटअप करते हैं वारेन हास्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स जो उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वही कलकत्ता मदरसा को सेटअप करते हैं 1781 में। और जो ओरिएंटलिस्ट्स थे उनका सबसे बड़ा सपोर्टर लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स था। वहां इस मदरसा में अरबिक, पर्शियन नॉलेज पढ़ी जाती थी और पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा 1791 में बनारस में एक कॉलेज सेटअप किया गया जिसको हम कहते हैं हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज बनारस में सेटअप किया गया 1791 में और इसको सेटअप किया था जोनाथन डनकेन ने। जोनाथन डनकेन ने 1791 में हिंदू कॉलेज सेटअप किया बनारस में और वहां पे जो हिंदू लीगल टेक्स्ट्स हैं, चाहे वो धर्मशास्त्र हो या स्मृति हो, मनुस्मृति, उनको पढ़ा जाता था और पढ़ाया जाता था। ये दोनों कॉलेजेस या ऐसे स्कूल्स जिनमें ओरिएंटल नॉलेज पढ़ाई जाती थी, इसने हेल्प किया ब्रिटिशर्स को ऐसे जजेस या ऐसे बंदे क्रिएट करना जो उनको हेल्प करेंगे इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं था, सारे लोग ये नहीं कहते थे कि इंडिया को हमें ओरिएंटल लैंग्वेज पढ़ानी है। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया ओरिएंटलिस्ट्स को, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंजेल सिस्टर्स क्या कहते थे। विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।